अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द नर्सिंग रिसर्च, दैट इज़ नर्सिंग रिसर्च मेथडोलॉजी। इसके पहले हमने मतलब इसके आगे के जो चैप्टर्स है वो पढ़ चुके हैं, 7 8 और 6 7 8 के चैप्टर्स। ठीक है, 5 का चैप्टर हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि इसकी पीपीटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो अब आ गई है तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मेनली हम इसमें चूँकि बेसिकली मेथडोलॉजी का चैप्टर है तो ज़ाहिर है हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिसर्च में हम कौन-कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं या फिर आप डेटा किस-किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, एक तो लास्ट टाइम हमने, अगर आपको याद हो, 6th सेमेस्टर में रिसर्च के मेथड्स पढ़े थे, तो उसमें वो क्रॉस सेक्शनल और कोहार्ट और ये वो काफ़ी सारी स्टडीज़ हमने की थी। तो ये वो चीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। मतलब इसमें जो क्वेश्चनेयर यूज़ होता है, जो क्वेश्चंस यूज़ होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से जो स्केल्स यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि पहले हमने ये जानना है कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, मेजरमेंट क्या है, डेटा कलेक्शन क्या है, ठीक है। इसी तरह इंटरव्यू क्वेश्चनेयर क्या है, ऑब्जर्वेशनल मेथड कौन से होते हैं, बायोफिजिकल डेटा और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि इस पूरे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बताया गया है अबाउट पॉपुलेशन। ठीक है, कि पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन द एंटायर सेट ऑफ सब्जेक्ट्स या सेट ऑफ पीपल, कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हो वो आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लोग होंगे। ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप जो है वो किसी चीज़ के नॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, कोई चीज़ कहीं की आबादी मालूम करना चाहते हो, कुछ लोगों में जो है वो डायबिटीज़ मालूम करना चाह रहे हो, कुछ लोगों में हार्ट के डिजीज़ मालूम करना चाह रहे हो, तो वो स्पेसिफिक लोग जो है या वो स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल जो होंगे वो आपका जो है वो कह सकते हो कि आपका पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब जो चीज़ आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है, यानी जो आपके रिसर्च का टॉपिक है, जिन लोगों के ऊपर आके अप्लाई होगा, वो आपका पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें सैंपल होता है। सैंपल यानी सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, अ केयरफुली सेलेक्टेड सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि उन पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से, आबादी में से आप कौन से लोग सेलेक्ट करोगे। अब एक जगह पे 100 लोग रहते हैं, आपने उनमें से 5 लोग सेलेक्ट किए, तो वो 5 लोग आपने क्यों सेलेक्ट किए? क्योंकि आप जो चाह रहे हो, आप जो चीज़ चाह रहे हो या जिस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, वो उन 5 लोगों में है, तो वो आपका सैंपल हो गया। ठीक है, उनमें से। ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये बहुत सारे मतलब लोग हैं, आपने उनमें से ये 4 5 लोग सेलेक्ट कर लिए, तो ये आपके इन पॉपुलेशन में से आपका सैंपल हो गया। ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट द कंपोजिशन ऑफ दैट पॉपुलेशन, मतलब जो इनमें है वो इन सब में है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, जैसे अगर सब में जो है 100 लोगों में डायबिटीज़ है, तो आप उनमें से 5 ले लो, तो जो 5 में आप पढ़ेंगे जाहिर है वो 100 के ऊपर भी अप्लाई होगा, यानी जो इन चारों में या पाँचों में होगा वो इन 100 में भी होगा। ठीक है, तो ये आपका सैंपल होता है। अ स्मॉलर सेट ऑफ डेटा दैट रिसर्चर्स चूजेस और सेलेक्ट फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, एक बड़ी आबादी से आप एक छोटा सेट ऑफ पीपल या सेट ऑफ डेटा लेते हो, वो आपका सैंपल कहलाता है। ठीक है, फिर सैंपल लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी, मैं आपको यहाँ पे ये राइट कॉर्नर पे आपको आई का लिंक नज़र आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या मैं आपको इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या होता है, और कौन-कौन से, ये जो पूरा ग्राफ आपको बताया हुआ है ना, ये मतलब इसमें सैम्पलिंग आप ऐसे तरीक़ाकार होता है जिसमें आप लोगों को सेलेक्ट करते हो। लोगों को, या आप जो सैंपल लेते हो उसके सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, वो पूरा आप जो है इसमें मतलब बताओगे। फिर उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, और उसमें सैंपल, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी अगर हम इस चीज़ के अंदर जाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। सैम्पलिंग का असल मकसद, या जो मेन क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हो जो मेन मतलब होता है, वो ये है कि आप जो लोग सेलेक्ट करते हो वो किस तरीके से सेलेक्ट करते हो। जैसे मैं कहता हूँ हर दूसरा बंदा मैं सेलेक्ट करूँगा, हर तीसरा बंदा सेलेक्ट करूँगा, या जिन लोगों की एज 50 साल से ज़्यादा है वो सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो आपके पास एक तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए से आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? इन्वॉल्व्स इन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द रिसर्चर। वही बात, इंटरव्यू क्या होता है कि जब आप किसी से पूछते हैं, ठीक है,
जब आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं और वो आपको वर्बली चीज़ बताता है, ठीक है, जैसे आप इंटरव्यूज देखते हो ना, तो दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, दैट इज बेसिकली इंटरव्यू, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन द रिसर्चर। लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे एक रिसर्चर होगा और एक आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब वो बंदा जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू, ठीक है। Although this data collection strategy is most commonly used in qualitative and descriptive studies। अब ये जो ब्लू लाइन से लिखी हुई है ना ये चीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू आप ज़्यादातर क्वालिटेटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में लेते हैं। मतलब ज़्यादातर जब हम इंटरव्यू लेते हैं ना, तो वो रिसर्च का जो मेथड होता है या जो तरीका होता है वो ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव होता है या क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम इसको क्वांटिटेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप इसमें देखते हैं कि डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन इंटरव्यूज कंडक्टेड, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के लिए आप जो इंटरव्यूज लेते हो उसमें फ़र्क हो सकता है। जैसे कि क्वांटिटेटिव का बताया हुआ, क्वांटिटेटिव स्टडी इंटरव्यू आर यूज्ड टू कलेक्ट सब्जेक्ट रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चनियर और सर्वेस, ठीक है। उसमें आप जो है जो इंटरव्यू लेते हो तो बेसिकली आप मरीज से सवाल पूछते हो, वो आपको सीधा सीधा जवाब देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने मेन ट्रैक से इधर उधर नहीं जाते हो। आपके पास 10 सवाल है, आपने वो 10 सवाल पूछ लिया, आपको उनका जवाब मिल गया, ठीक है। दैट इज़ योर क्वांटिटेटिव स्टडी। उसमें आप जो है सर्वे करते हो, क्वेश्चनेयर लेके बस घूमते हो, ठीक है। लोगों से सवाल पूछते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव में हम सवाल तो पूछते हैं लेकिन वो ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर मतलब आप सवाल पूछते हो और जवाब मरीज पर छोड़ते हो, ठीक है। मरीज पर या जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपको किसी भी तरीके से जवाब दे सकता है। वो आपको कोई बढ़ा चढ़ा के मतलब ये कि लंबी बात बता सकता है, वो आपको अपनी कहानी सुना सकता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में ये चीज़ नहीं होती। क्वांटिटेटिव में वो आपको सिर्फ हाँ ना में जवाब देगा या फिर एग्री डिसएग्री इस तरह के जवाब आपको बता सकता है। लेकिन क्वालिटेटिव में जब आप आते हैं तो इसमें हमने वो पढ़ा था ना क्वालिटेटिव रिसर्च वाली वीडियो में, कि इसमें आपको मरीज जो है बिल्कुल ओपन एंडेड वो बताएगा, अनस्ट्रक्चर्ड जिसको कहते हैं। मतलब आप जो है पूरी कहानी आपको बताएगा। आप उससे सवाल पूछेंगे कि आपको जो डायबिटीज़ है या शुगर है, तो शुगर आपको कैसे हुई, तो वो आपको बताएगा कि मैंने ये किया वो किया, फिर मैंने इसका इलाज ये वो अलग अलग चीज़ें बताएगा, ठीक है। दैट इज़ योर क्वालिटेटिव स्टडी। उसमें आप उनकी जो है वो एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आप सवाल या तो सेमी स्ट्रक्चर मतलब आप सवाल पूछते हैं, आपके पास फिक्स सवालात होंगे, लेकिन पेशेंट का या मरीज का या फिर आप कहते हैं जो आपका सब्जेक्ट है उसका रिस्पॉन्स फिक्स नहीं होगा, यानी हाँ ना या एग्री डिसएग्री नहीं होगा, वो अपनी तरीके से जवाब देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है अनस्ट्रक्चर्ड में ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन विद प्रॉप्स। मतलब वो आपसे सवाल, आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेंगे, वो आपको बताएगा जो भी मतलब उसको लगेगा या उस पे गुजरा होगा या उसकी जो भी कहानी होगी वो आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको वही फ़र्क बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या इंटरव्यू एंड क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या यूज़ टू कलेक्ट सब्जेक्ट रिस्पॉन्सेज क्वेश्चनेयर और सर, इसमें ज़्यादातर हम क्वेश्चनेयर या सर्वे यूज़ करते हैं। इसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड या फिर ओपन एंडेड उस तरीके के सवाल यूज़ करते हैं जो अभी हमने बात की, ठीक है। अच्छा, इन क्वालिटेटिव स्टडीज़ द इंटरव्यू फॉर्मेट इज़ मोर लाइकली टू बी, वही बात फिर से बताई हुई है कि इसमें क्वालिटेटिव स्टडीज़ में इंटरव्यू का जो फॉर्मेट होता है वो ज़्यादातर ओपन एंडेड होते हैं। मतलब इसमें सवालात ज़्यादातर ओपन एंडेड होते हैं, वो आप मरीज़ के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो आपको किस तरीके का जवाब देता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें जो है ऑल्दो द रिसर्चर डिफाइन द फोकस ऑफ द इंटरव्यू, यानी आप फोकस आप डिसाइड करेंगे, वो आपका डिसीजन है कि आपने मरीज से क्या सवाल पूछना है। मतलब वो आपके ऊपर है कि मरीज से आप क्या पूछते हो, ठीक है। क्योंकि रिसर्च तो आपका है ना, तो मरीज आपको आपके सवाल का जवाब देगा, लेकिन हाँ या ना में नहीं देगा, वो आपको अपने हिसाब से देगा जो उससे जो उस पे चीज़ गुजरी है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आपको सवाल देगा। इसमें कोई फिक्स सीक्वेंस वो नहीं है कि आप मरीज से जो है हाँ या ना वाले सवाल पूछेंगे। हाँ, क्वेश्चंस आपके होंगे, यानी आपने जो लिखे होंगे या आपके जो रिसर्च पे होंगे, लेकिन जवाब मरीज अपने तरीके से देगा, ठीक है। इसी तरह आप जो है इंटरव्यू गाइड करते हो। इंटरव्यू गाइड क्या होता है, यानी आपके पास एक फिक्स लिस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आप सिंपली अपने टॉपिक्स को या अपने सवाल को प्लान करते हो।
जैसे इसमें लिखा है, इंटरव्यू गाइड इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ द हाई लेवल टॉपिक्स जिसके बारे में आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपके पास एक वो होगा या क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसके आप मरीज से जवाब मतलब जो है वो लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो आपका इंटरव्यू गाइड होगा। अब इससे क्या होगा कि ये जो है आपको फोकस करवाने में हेल्प करेगा। आपके पास एक लिस्ट होगी ना, तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप सवाल भूलेंगे नहीं। और फिर आप ऑर्गेनाइज योर लाइन ऑफ थिंकिंग, आप किस लाइन में जा रहे हो, किस तरीके से आप सोच रहे हो, ठीक है, वो आपको सारा का सारा मतलब आपके उस इंटरव्यू गाइड से हेल्प मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये पीपीटी से पढ़ रहे हैं तो पीपीटी से पढ़ने में ये हेल्प होती है हमारी कि हमें चीज़ क्लियर है, हमें सामने चीज़ पड़ी हुई है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सामने है। ठीक है, हम इधर उधर नहीं जा रहे हैं, जो चीज़ हमने पढ़नी है तो वो हमारे सामने है। तो अगर हम एक चीज़ अगर ये नहीं होती तो हम बात स्टार्ट तो रिसर्च से करते लेकिन कहीं और जाके ख़त्म होती बात। ठीक है, तो ये हमारे पास गाइड नहीं होती। तो जब आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें आपके सवाल सारे लिखे होते हैं और वो आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आगे जो है इंटरव्यू शेड्यूल है। इंटरव्यू शेड्यूल, तो इसमें जो है सेट ऑफ क्वेश्चंस विद स्ट्रक्चर्ड आंसर्स, मतलब वही बात कि आपने जो है वो शेड्यूल किया होगा कि भाई आंसर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपका जो है वो इंटरव्यूअर जो होगा उसको गाइड करने के लिए, आपके रिसर्चर इन्वेस्टिगेटर को गाइड करने के लिए एक वो होता है, एक प्लान जैसे आप बनाते हो ना, तो वो आपके पास होगा। अच्छा, फिर आती है बात क्वेश्चनेयर्स पे। क्वेश्चनेयर आप लोगों ने चूंकि रिसर्च में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होगी तो ये भी पढ़ा होगा क्वेश्चनेयर के बारे में। क्वेश्चनेयर जो है वो सेट ऑफ प्रिंटेड और रिटन क्वेश्चंस है, मतलब ये आपके पास एक सेट होता है जिसमें आपने सवाल लिखे होते हैं या तो प्रिंट किए होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ प्रिंटेड सेल्फ रिपोर्ट फॉर्म designed to elicit information through written or verbal responses from the subject। मतलब क्वेश्चनेयर एक प्रिंटेड या सेल्फ रिपोर्ट फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें आपने सवालात लिखे होते हैं या इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप वो मरीज़ को या अपने सब्जेक्ट्स को देते हैं और वो उसमें चीज़ें सेलेक्ट करता है या लिखता है। ठीक है, और आप उनसे वो डेटा लेते हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्वेश्चनेयर। अच्छा, सम टाइम रेफर टू एज सर्वे, इसको हम सर्वे भी कहते हैं, मतलब क्वेश्चनेयर को आप सर्वे भी कह सकते हो। ठीक है, और इसमें या फिर हम इसको सर्वे रिसर्च भी कह सकते हैं, मतलब अगर क्वेश्चनेयर को आप रिसर्च के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, तो सर्वे रिसर्च भी कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चनेयर रिसर्च के लिए यूज़ हो, कभी कभी हम अपने दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम क्वेश्चनेयर्स इज सिमिलर टू दैट ऑब्टेन बाय एन इंटरव्यू, वही सेम चीज़ें जो आप इंटरव्यू में पूछते हो, ठीक है, सेम चीज़ आप इसमें भी पूछते हैं, लेकिन इसमें आप डिटेल में नहीं जाते हो। यानी आपका जो पेशेंट होगा या आपका जो सब्जेक्ट होगा जिससे आप पूछ रहे हो वो डिटेल में नहीं जाएगा, वो बस हाँ या ना या टिक करेगा, या जो आपने ऑप्शंस दिए होंगे उस पे जो है वो बस टिक करेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल रिजल्ट मिलेगा, आप उसमें डेप्थ में नहीं जाते हो, तो आपका टाइम बचता है और आप जो है इतने कम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो इसमें लेस डेप्थ होता है, ये आपने याद रखना। ठीक है, अच्छा, फिर उसमें भी ये भी नहीं होता कि आप जो है उनको सवाल बड़ी बड़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करें, वो और वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछे कि ये क्या है वो क्या है, इसमें मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपने बस टिक करना है या अपना जो भी जिस तरीके से जवाब देना होता है इन अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो वो आपने करना होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें बायास कम आता है, बायास मतलब उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप किसी बंदे से इंटरव्यू लेते हो तो इंटरव्यू में गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चनेयर में गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट जो है डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी, वही बात कि आप किसी चीज़ को नंबर्स में लाते हो, मेजर करते हो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। किसी चीज़ को भाई आप बोलते हो मेरे पास जो है रिसर्च में 70 मेल्स है और 40 फीमेल्स है, तो ये आपने मेजर किए हुए, मतलब उनकी तादाद आपको मालूम है। ठीक है, तो ये जो है किसी चीज़ को नंबर देना, उनकी क्लासिफिकेशन करना, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, अब मेजरमेंट जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से आप कर सकते हो। इट इन्वॉल्व असाइनिंग
ऑफ नंबर्स और सम अदर क्लासिफिकेशन, मतलब इसके या तो आप नंबर में कर सकते हैं या इसके दूसरे भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे इसके रूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट इज अबाउट असाइनिंग नंबर्स और सम अदर क्लासिफिकेशन टू सब्जेक्ट्स इन अ वे दैट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ द एट्रीब्यूट न्यूमेरिकली। ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी मतलब उसकी तादाद बताते हो, भाई मैंने जैसे पहले बताया कि इतने मेल इतने फीमेल, ठीक है, या फलाने बंदे की हाइट इतनी है, ठीक है, या फलाने बंदे की उम्र इतनी है। तो आप जिस जिस चीज़ को नंबर में प्रेजेंट करते हो वो आपका मेजरमेंट है। ठीक है, Many form of measurement exist, not all of which involve quantifying a trait. अच्छा, कभी कभी मेजरमेंट में हम ये भी नहीं करते कि भाई सारे के सारे लोग जो है वो आप नंबर ही दे दो हर चीज़ को। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को हम कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं। कैटेगरीज मतलब आप कहते हैं ये सिंगल, मैरिड, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, या ओल्ड एज, यंग एज, या चिल्ड्रन। तो ऐसे जब आप कैटेगरीज बनाते हैं वो आपके मतलब वो भी आपके मेजरमेंट्स में ही आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यूजिंग अ थर्मोमीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ हीट इन द बॉडी। जैसे थर्मोमीटर हम हीट के लिए, फीवर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी से रिलीजन पूछते हैं और आप कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये डिफरेंट जो रिलीजन्स होते हैं, ठीक है, तो आप रिलीजन्स के कैटेगरीज बनाते हो बेस्ड ऑन द मेजरमेंट। ठीक है, तो ये भी आप उसमें कर सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ मेजर, नंबर आर यूजफुल ओनली टू एक्सटेंड दैट दे रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो उस कैटेगरीज को छोड़ के नंबर हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि आपको एक कैरेक्टर का पता चले। जैसे मैंने बताया, अब अगर आपके पास इतने मेल है, इतने फीमेल है, इतने ओल्ड एज के लोग हैं, इतने यंग एज के लोग हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादातर हेल्प मेजरमेंट उस चीज़ में करता है कि आपको एक कैरेक्टर बताता है। ठीक है, अच्छा, और उन चीज़ों की एक वैल्यू होती है, और जब उनकी वैल्यू होती है, टू हैव वैल्यू दे मस्ट बी क्लियरली लिंक टू द रिसर्च क्वेश्चन। जब आपके पास एक चीज़ की वैल्यू आ जाती है तो मतलब आप उसको अपने रिसर्च में शामिल कर सकते हैं, अपने रिसर्च क्वेश्चंस के साथ आप उसको अप्रोप्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चीज़ मेरी रिसर्च के लिए मतलब सही है या नहीं है, एक्यूरेट है नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको मेजरमेंट का अंदाज़ा होता है। अच्छा, इसी तरह फिजियोलॉजिक मेजरमेंट है। फिजियोलॉजिक मेजरमेंट ये होता है कि आप बॉडी के किसी फंक्शन को आप जो है वो मेजर करें। फॉर एग्जांपल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फोकसेस अटेंशन ऑन द यूज ऑफ फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। यानी आप जैसे ईबीपी हमने पढ़ा था, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ना, तो ये मरीज के रिसर्च रिसर्च नहीं, सॉरी, मतलब आपके फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स के ऊपर वो करता है। फिजियोलॉजिकल यानी आप जो है बंदे के वाइटल साइंस लेते हो, लैब रिजल्ट्स, और ग्लूकोज लेवल और ब्लड प्रेशर, और ये सारी चीज़ें जब आप मेजर करते हो एक बंदे के, तो ज़ाहिर है आप उसकी बॉडी से वो चीज़ ले रहे हो, यानी कि उसको मेजर करते हो। ठीक है, तो जो है वो आपके फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप मरीज से सब्जेक्टिव डेटा लेते हो। सब्जेक्टिव यानी उससे पूछते हो कि आपका इस चीज़ के बारे में क्या ख़्याल है, या आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस चीज़ को क्या समझते हैं, या आपका इसमें इंटरेस्ट है नहीं है, आपको ये अच्छा लग रहा है, ख़तरनाक लग रहा है। ठीक है, तो जब आप किसी मरीज से उसका कॉन्सेप्ट पूछते हो किसी चीज़ के बारे में, दैट इज़ साइकोमेट्रिक। ठीक है, साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंटेशन इज अप्लाइड टू मेजर सब्जेक्टिव और कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई आपको क्या लगता है कि डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी कितनी ख़तरनाक है, या कितनी ख़तरनाक है या नहीं है। ठीक है, तो अब आप उसके दिमाग में जो बात होगी वो आपको नज़र तो नहीं आएगी, वो आपको बताएगा। ठीक है, तो जब आप इस तरह का डेटा मरीज से पूछते हैं जिसमें वो आपको चीज़ें बताएं और वो आपको समझाएं कुछ ना कुछ, ठीक है, दैट इज़ साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूड टूल्स दैट मेजर कॉपिंग। आप उनसे पूछते हैं भाई आप किसी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, अब वो बोलेगा कि मैं जाके बाहर चला जाता हूँ, अकेले बैठता हूँ, ठीक है, कहीं कुछ और काम करने लगता हूँ, ये होता हूँ, वो होता हूँ। तो ये स्ट्रेस कॉपिंग का एक मैकेनिज्म होता है। फिर आप उससे पूछते हैं कि आपकी नज़र में स्ट्रेस क्या है, सेल्फ कंसेप्ट, आप अपने आप को किस नज़र से देखते हैं,
सेल्फ स्टीम, मोटिवेशन, कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब आप उनसे पूछते हैं और आप उस चीज़ को एक काइंड ऑफ मेजर करने की कोशिश करते हैं कि इस के किस चीज़ के बारे में उसके क्या ख्यालात है, ये साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो शुगर को इतनी खतरनाक बीमारी नहीं समझते कि ये तो बहुत सारे लोगों को है तो मुझे भी हुई तो क्या हो गया, ठीक है। और फिर भी वो अपना एहतियात नहीं करते। तो आप यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है। तो यहाँ पे आप जब वो चीज़ मालूम करते हो ना, तो ये आपका साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट कंपाउंड अ वैरायटी ऑफ मेथड इनमें वेरी वाइडली इन कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। इसमें आप सर्वेज, क्वेश्चनेयर और स्केल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप उनके ये साइकोमेट्रिक या साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स मालूम कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है वो सर्वेज और क्वेश्चनेयर की हमने बात की, जो पहले हमने बात की, ठीक है, कि ये मोस्ट कॉमन यूज़ डेटा कलेक्शन मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, ठीक है। जिसमें आप मतलब एक टूल बनाते हैं, एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं और उसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। जो भी आपका रिस्पोंडेंट होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, उससे आप उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके बिहेवियर और एटीट्यूड्स के बारे में आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये जो तरीक़ाकार होता है, ये होता है क्वेश्चनेयर या फिर हम इसको कहते हैं सर्वे, ठीक है। रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कलेक्शन डेटा मेथड है, ठीक है, वो ये वो होता है क्वेश्चनेयर या फिर सर्वे, ठीक है। क्वेश्चनेयर वो आपके रिसर्च के ऊपर डिपेंड है ना कि वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या फिर दोनों का मिक्सचर है। अब ये आप लेते कैसे हैं, ये डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, या तो ये आप पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्म वगैरह प्रिंट करवा के आपने दे दिया, ठीक है, लोगों को। या फिर आप उनको मेल कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उनको फेस टू फेस पूछ सकते हैं तो वो आपसे आपको चीज़ें बताएंगे, फ़ोन पे पूछ सकते हैं। डिफरेंट तरीके ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी वजह से आप जो है मतलब जिसके थ्रू आप ये सर्वे या फिर क्वेश्चनर्स को फिल करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन की हमने बात की, मतलब आपके क्वेश्चनर में ये चीज़ हो सकती है कि वो अपने हिसाब से जवाब दें। क्लोज एंडेड ये होते हैं कि आप उनको एक हाँ या ना, एग्री, डिसएग्री या फिर इस तरह ट्रू फॉल्स ऐसे जवाब देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो क्लोज एंडेड, मतलब वो कुछ ही ऑप्शन उनके पास होते हैं तो वो सेलेक्ट करते हैं। फिक्स नंबर ऑफ अल्टरनेटिव, तीन चार आपने, जैसे हमें पेपर में चार ऑप्शन दिए जाते हैं, दैट इज क्लोज क्वेश्चन, ठीक है। उसमें आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता, बस आपने उन चारों में से कोई एक चूज करना होता है, ठीक है। तो इसी तरह मरीज से या आपके सब्जेक्ट से भी जब आप इस तरह के सवालात पूछते हैं जिसमें उनके पास कोई तीन चार ऑप्शन होते हैं, दैट इज क्लोज क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरह होते हैं फोर्स चॉइस क्वेश्चन। फोर्स चॉइस ये होते हैं कि आप मरीज को एक सिंगल रिस्पांस कलेक्ट करने पर आमादा करते हो, भाई आपने चारों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो वो फोर्स्ड है, मतलब आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। आप अपने पेपर का ही एग्जांपल ले लें, यानी आप खाली नहीं छोड़ सकते, खाली आपने छोड़ दिया तो आपके नंबर काटे जाएंगे ना। इट इज़ बेसिकली फोर्स क्वेश्चन कि आप मजबूर है कोई ना कोई एक उस पर सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो है समटाइम्स हैव राइट एंड रॉन्ग आंसर्स, यानी आपके पास या तो गलत और सही जवाब है। जैसे आप पूछते हैं, फॉर एग्जांपल आप नर्स से डेटा कलेक्ट करते हो और आपने सवाल दे दिया कि फॉर एग्जांपल जिसको शुगर होती है तो उनको क्या अलामात होते हैं, तो नीचे आपने तीन या चार ऑप्शन दिए हैं। उनको जो है यूरिन ज़्यादा आता है, उनको प्यास ज़्यादा लगती है, उनको जो है वो पसीना ज़्यादा आता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये चारों में से वो कोई एक सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। कि वो जो है उन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है और उनकी जो है वो मतलब वो ज़्यादा ना खाली छोड़ सकते हैं ना उससे ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डाइकोटोमस क्वेश्चन होता है। डाइकोटोमस क्वेश्चन ये होता है कि दो चॉइसेस होते हैं, यस नो, ट्रू फॉल्स, एग्री डिसएग्री, ठीक है। उनमें से एक सेलेक्ट करना है, इसको कहते हैं डाइकोटोमस क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्केल और स्केल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्केल कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से हम उस चीज़ों को देखते हैं, मैनेज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।